हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एंड वी आर बैक विद अनदर ब्रांड न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। लिंक अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लक्ष्य ने अपने शरीर की ओर देखा। वह पहले से थोड़ा भारी जरूर था, लेकिन अब पूरा का पूरा कटा छंटा और तराशा हुआ लग रहा था। उसके ऊपरी शरीर पर जरा सा भी वसा नहीं था और उसे अपने चेहरे पर दाढ़ी उगने की हल्की खुजली महसूस हो रही थी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि अब तक वह केवल हल्की सी मूंछें ही उगा पाया था, पर अब ऐसा लग रहा था मानो पूरी दाढ़ी आने वाली हो। लक्ष्य ने अपने शरीर को परखा, फिर अपनी यूनिफॉर्म को देखा और शर्ट व जैकेट दोबारा पहन ली। वे उसके बाजुओं और सीने पर थोड़ा तनी हुई थी, लेकिन फिर भी बटन बंद हो गए। अच्छा, अब समझ आया ये कहाँ जा रहा है, जादूगरनी हंसते हुए बोली। ऊपर के 2 बटन खोल दो, फिर तो सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे होंगी। कर्नल वैलेरी ने हल्की मुस्कान दी, फिर सिर हिलाया। ऐसी फिटिंग अकादमी के नियमों के खिलाफ है। तुम्हें यहां से जाने से पहले नई यूनिफॉर्म और एक रेजर दी जाएगी। अगर तुमने पहले कभी शेव नहीं की है तो डैनियल तुम्हारी मदद करेगा और मैं एलिस को दरवाजे पर रख दूंगी ताकि कोई जिज्ञासु नजरों वाला अंदर ना आ सके। नई यूनिफॉर्म लाई गई और दोनों महिलाएं कमरे से बाहर चली गईं। डैनियल ने लक्ष्य को गौर से देखा और कहा, हमें तुम्हारे बाल भी काटने चाहिए। ये तेज ग्रोथ की वजह से बहुत बढ़ गए हैं। चिंता मत करो, मुझे अनुभव है, मैं तुम्हें उस छोटी जादूगरनी लड़की के लिए अच्छा खासा हैंडसम बना दूंगा। उसकी आंखों के इशारे पर लक्ष्य शर्मा गया, लेकिन अगली ही पल डैनियल पूरे पेशेवर अंदाज में काम में लग गया। उसने अकादमी के बैग से इलेक्ट्रिक शेवर निकाली, फिर अपने किट से क्लिपर और कैंची निकाले। ये प्रक्रिया लक्ष्य की उम्मीद से कहीं तेज थी। एक एलिट की हाथों की रफ्तार उसकी मां से कई गुना ज्यादा थी, जो आमतौर पर उसके बाल काटती थी। सिर्फ 15 मिनट में लक्ष्य पूरी तरह तैयार था, बाल कूड़ेदान में और सब कुछ डैनियल की संतुष्टि के मुताबिक साफ। बस, जितना मैं कर सकता था कर दिया, अब बाकी तुम्हारे ऊपर है। रोमांस के लिए शुभकामनाएं, डैनियल ने हंसते हुए कहा और लक्ष्य को घुमाकर उसके बालों की जांच की। धन्यवाद। सच कहूं तो ये सब बहुत ज्यादा है। सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि कपड़े घिसने का मौका ही नहीं मिलता, हर बार नए साइज की जरूरत पड़ जाती है। यहां तक कि पिछला सेट मैंने धोने का मौका भी नहीं पाया था। लक्ष्य हंसते हुए बोला, अब तुम लगभग स्थिर हो चुके हो। शुरुआती 1-2 एडवांसमेंट सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। अब तुम्हें अपने शरीर के हिसाब से खुद को ढालना होगा। तुम मजबूत बने हो, लेकिन अभी भी युवा हो। कुछ साल नियमित ट्रेनिंग के बाद यही मांसपेशियां और सख्त होंगी और तुम उन्हें ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। बूढ़ा आदमी बल, ओल्ड मैन स्ट्रेंथ, एलीट्स में सचमुच होता है। डैनियल हंसा। हाँ, ये बात खनिकों पर भी लागू होती है। उनमें से कुछ अपनी शक्ल से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। लक्ष्य मुस्कुराया। उसे याद आया जब तीसरी पाली के एक बूढ़े आदमी ने शहर से आए एक सुपरवाइजर को पुराना जंग लगा गेट खोलने में शर्मिंदा कर दिया था। कमरे से निकलते ही तीनों अधिकारी अलग दिशा में चले गए और लक्ष्य सीधे डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ा। वहां छात्रों की आवाजों से पूरा हॉल गूंज रहा था। आज जिन्हें विशेष ट्रीटमेंट मिला था, वे उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। खासकर पहले वर्ष के जादूगर प्रशिक्षु पागल से हो रहे थे। उनमें से 4 ने एक ही दिन में गोलम मंत्र में महारत हासिल कर ली थी और बाकी भी जल्दी ही सीखने की राह पर थे। उनके लिए यह बहुत बड़ा दिन था और उन्होंने एक दिन के लिए इतराने का पूरा हक कमाया था। योद्धा वर्ग के छात्र ज्यादातर अपनी बुनियादी स्किल्स पर काम कर रहे थे। लक्ष्य सोचने लगा कि क्या दाना को भी कोई विशेष ट्रीटमेंट मिला होगा। वह पहले से गोलम जानती थी, तो शायद उसे भी वही खाद्य प्रभाव मिला हो जिससे उसकी स्किल और मजबूत हो गई हो। लेकिन शनिवार को वह तो उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग में थी। तभी दाना कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ एलीट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक महिला थी, जो चिंतित लग रही थी कि कहीं दाना गिर न जाए। तुम ठीक हो? लक्ष्य ने पूछा और आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। हाँ, हमने कई तरह की मानसिक क्षमता बढ़ाने वाली ट्रेनिंग की, इसलिए थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। सभी ट्रीटमेंट उम्मीद के मुताबिक नहीं चले, बड़ी उम्र की जादूगरनी ने कहा और लक्ष्य की ओर अर्थपूर्ण नजर डाली। वह नजर साफ कह रही थी, इस पर सार्वजनिक जगह में बात मत करना। लक्ष्य ने सिर हिलाया और दाना को डिनर लाइन से गुजारकर उसके साथ टेबल तक लाया, जहां वही सैनिक उनका खाना रखकर साथ बैठ गई। लगता है स्पेशल ट्रेनिंग ने तुम्हारे साथ नरमी बरती। मुझे लगा था तुम बुरी हालत में होगी, महिला ने टिप्पणी की। पिछले कुछ पाठों ने बहुत मदद की। कुछ बेअसर थे, लेकिन जो काम किए उन्होंने इतना असर डाला कि कर्नल लगभग मुस्कुराने लगी। लक्ष्य ने जवाब दिया। महिला मुस्कुराई। अब ये तो नई बात है। वह ज्यादा मुस्कुराती नहीं। असल में, जब उन्हें ओक लीव्स वाला इंसिग्निया मिला था, तो हम सबको लगा था कि उनका ह्यूमसेंस सर्जरी से निकाल दिया गया है। यह मजाक था। ओक लीव्स सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद का निशान होता है, जो कर्नल वैलेरी के ठीक नीचे का रैंक था।
जिल, अच्छा बनो। दाना फुसफुसाई, अगर उसे सुन लिया तो वह तुम्हें भी वैसे ही डांटेगी जैसे उसने डेव को डांटा था। वह भी उसी को डांटने में व्यस्त है, इतनी जल्दी लौटेगी नहीं। लेकिन मैं तुमसे जल्द मिलूंगी, शायद कल सुबह ही, ताकि तुम्हारे प्रगति नोट्स अपडेट कर सकूं। लक्ष्य, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं दाना की निजी ट्यूटर बनूंगी, तो अब हम हर सुबह मिलेंगे। छोटी सी सुनहरे बालों वाली जादूगरनी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जिससे दाना शर्मा गई। लक्ष्य को बात समझने में कुछ पल लगे, फिर वह भी शर्मा गया। जादूगरनी जानती थी कि दाना ज्यादातर समय लक्ष्य के कमरे में रहती है, और यह न जानते हुए कि वहां कितने बिस्तर हैं, उसने स्वाभाविक निष्कर्ष निकाल लिया कि वहां सिर्फ एक ही बिस्तर है। लक्ष्य ने उस हल्के से जजमेंट को अपने शाम के प्लान पर असर नहीं डालने दिया। हवाई बाज अब इतना बड़ा हो गया था कि वह अपनी ताकत दाना को दिखाना चाहता था, और दाना बस एक अच्छी नींद चाहती थी, जबकि बाकी छात्र अपने नए प्रशिक्षण के जोश में पागल हो रहे थे। आज सभी को शक्ति और कौशल में बढ़ोतरी मिली थी, जिससे उन्हें फिर से यह विश्वास मिला कि वे सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले अवेकेंड रैंक तक पहुंच सकते हैं, जहां उनके रैंक की आधिकारिक समीक्षा होती। बालकनी पर लौटते ही हवाई बाज अपने स्पेस से बाहर निकला और मेज पर उतर गया, अपने पंजों से उसे नुकसान न पहुंचाने की सावधानी रखते हुए। हे भगवान, ये हवाई बाज है। क्या हो गया तुझे, दोस्त? तू तो बहुत विशाल हो गया है, दाना ने हैरानी से कहा, और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। एक ट्रीटमेंट से इसमें अत्यधिक ग्रोथ रिएक्शन हुआ था। इसे रिकवर करने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए था, और अब भी यह अपनी मांसपेशियां भर रहा है। पर अब ये सचमुच एक प्रभावशाली दैत्य पक्षी बन चुका है, लक्ष्य ने समझाया। दाना हंस पड़ी, तो अब इसे और ज्यादा खाना चाहिए होगा, पर मुझे यकीन है कि अकादमी इसका पेट भरना जानती है। लक्ष्य को तभी एहसास हुआ, ये तो स्नातक ग्रेजुएशन के बाद एक बड़ी समस्या बनने वाली है। अलाइट्स को भले ही वजीफा मिलता हो, पर अगर वो नियमित रूप से शक्तिशाली राक्षसों का शिकार न करे, तो हवाई बाज का खाना जुटाना मुश्किल होगा। और अब तो एक दूसरा दैत्य भी आने वाला था, क्योंकि उसका बीस्ट स्पेस 2 हिस्सों में बढ़ गया था। इसका मतलब 2 भूखे दैत्य, जिन्हें उच्च रैंक के मांस की जरूरत होगी। और ऐसी चीजें तो किसी भी आम बाजार में नहीं मिलती, क्योंकि ओवरलॉर्ड रैंक या कमांडर रैंक के दैत्य अत्यंत खतरनाक माने जाते थे, और उनके क्षेत्र नियंत्रित रहते थे। लक्ष्य को तो खुद जाकर उनका शिकार करना पड़ेगा, अगर उसकी ऊर्जा उन्हें जिंदा रखने के लिए पर्याप्त न हुई। हवाई बाज खुशी से चीखने लगा, जैसे अपने नए सीखे कौशल के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो। लक्ष्य ने उसका अनुवाद किया, और उस पक्षी ने दाना के साथ गहराई से बातें शुरू कर दी। मुझे भी अच्छी बढ़ोतरी मिली है, हालांकि वैसी नहीं जैसी इसे। जरा ये देखो, दाना ने कहा और गोलेम स्पेल चलाया। अब 2 पत्थर के गोलेम प्रकट हुए, दोनों उतने ही शक्तिशाली जितना पहला था। एक ट्रीटमेंट ने मुझे मल्टीकास्टिंग की समझ दी। अब मैं एक साथ 2 गोलेम बुला सकती हूँ, या 6 मैजिक मिसाइल्स चला सकती हूँ। फॉग पर इसका असर नहीं होता, जब तक मैं 2 परतें बनाना न चाहूँ। लेकिन ये फिर भी बहुत ताकतवर है, भले ही थोड़ा ज्यादा माना खर्च होता है। अब मेरे पास ज्यादा मना है और रिकवरी भी तेज है। वो गोलियां तो किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। वो संतोष से बोली, हमारे साथ भी एक दौर गोलियों का हुआ। फिर शारीरिक वृद्धि, फिजिकल एनहांसमेंट के इंजेक्शन लगे। मकसद था मानसिक शक्ति बढ़ाना, ताकि मैं हवाई बाज के स्पेस को नियंत्रित कर सकूं, और शरीर को इतना मजबूत बनाना कि मैं खुद भी लड़ सकूं। शायद जल्द ही दूसरा दैत्य भी आने वाला है, पर पता नहीं अकादमी इसे कब सेट करेगी। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा जीव मिले जो हवाई बाज के साथ भी तालमेल रखे और लड़ सके, लक्ष्य ने बताया। वो तो मुश्किल नहीं होगा, हवाई बाज तो बड़ा मिलनसार है। दाना मुस्कराए। हवाई बाज ने पंख फड़फड़ाए, नाराज सा, जिस पर दाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, समझ गई, तू शेयर नहीं करना चाहता है न? हवाई बाज ने सिर हिलाया, और बीस्ट स्पेस से एक मांस का टुकड़ा निकाला, उसे हवा में उछाला और पूरा निगल गया, जैसे यह जताना चाहता हो कि मेरा खाना कोई नहीं छीन सकता। ओह, तो तुझे डर है कि कोई तेरा खाना चुरा लेगा? हाँ, वो वाकई परेशान करने वाला होगा। दाना ने सहमति जताई। फिर दोनों कुछ घंटे ध्यान मेडिटेशन में बैठ गए, फिर सोने चले गए। उन्हें पता था कि अगली सुबह जल्दी उठना है। और जैसे ही सूरज निकला, दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्य ने जल्दी से पैंट पहनी और दरवाजा खोला। बाहर जिल और रीटा खड़ी थीं। मुझे कुछ मिनट दो, मैं तैयार होकर और नाश्ता करके आ जाता हूँ। पर ये थोड़ा जल्दी नहीं है? उसने पूछा। हाँ, पर आज का दिन बड़ा है, और आज दाना का पहला दिन है, जब जिल उसकी निजी शिक्षक पर्सनल ट्यूटर बनेगी। वो यहाँ है न? रीटा ने पूछा। हाँ, बालकनी के झूले हैमक में सो रही होगी। वहाँ साउंड प्रूफिंग है, इसलिए अभी तक उठी नहीं होगी। जिल जा सकती है उसे उठाने, बस सावधान रहना। हवाई बाज और 1-2 गोलेम शायद एक्टिव हों, लक्ष्य ने हंसते हुए कहा। जिल एक कमांडर रैंक मेज थी,
उसे गोलेम से कोई डर नहीं था, पर अगर हवाई बाज नाराज हो गया तो उससे निपटना मुश्किल था। वो पक्षी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, पर उसके गुस्से से बचना भी आसान नहीं था। कुछ मिनट बाद जिल बालकनी से बाहर आई, हंसती और बड़बड़ाती हुई, बाल पूरी तरह बिखरे हुए। क्या तुम्हें पता था कि हवाई बाज अगर सोते वक्त जगाया जाए तो भयानक मूड में होता है? पर ये क्या हो गया उसे? वो तो अब बहुत विशाल हो गया है, जिल ने हैरानी से कहा। सार्जेंट रीटा ने लक्ष्य की ओर देखा। उसे डैनियल और एलिस से एक संक्षिप्त रिपोर्ट मिली थी, पर वो जल्दी में थी, इसलिए पूरी डिटेल नहीं मिली थी। एक ट्रीटमेंट से ये बढ़ गया, लक्ष्य ने बताया। उसी वक्त हवाई बाज कमरे में घुसा, बड़ी मुश्किल से दरवाजे से निकला, क्योंकि अब उसका शरीर बहुत बड़ा हो चुका था। क्या हमें यकीन है कि ये अब भी विंड स्पीड हॉक ही है? अब तो चूहे भी इसके लिए छोटे पड़ जाएंगे। ये तो जल्द ही हिरन और भेड़िए शिकार करेगा, रीटा ने हंसते हुए कहा। हवाई बाज थोड़ी देर घबरा गया, फिर उसे याद आया कुछ जो लक्ष्य पढ़ रहा था। जायंट स्वॉम्प रैट्स होते हैं, जो कुत्ते के बराबर बड़े चूहे हैं। वो भी तो चूहे ही माने जाएंगे, उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा। हवाई बाज कह रहा है कि जायंट स्वॉम्प रैट्स भी गिने जाते हैं, लक्ष्य ने हंसते हुए बताया, और सब जोर से हंस पड़े। वो जायंट स्वॉम्प रैट्स दरअसल अवेकेंड रैंक मॉन्स्टर थे, जिनका शिकार हवाई बाज कर सकता था। लेकिन रीटा ज्यादा उत्साहित थी ये देखने को कि क्या उसकी शक्ति और सहन शक्ति शरीर के साथ अनुपात में बढ़ी भी है या नहीं। अगर उसकी स्टैमिना या रॉ पावर काफी बढ़ गई होती तो वह एक अवेकेंड रैंक का भयानक शिकारी बन जाता, और अगर दोनों ही बढ़ गए हों तो वह उस सीमा को छू रहा होता जहां अवेकेंड मॉन्स्टर शब्द भी छोटा पड़ जाए। सर्जेंट रीटा लक्ष्य काल को सुबह की ट्रेनिंग के लिए ले गई, जहां इस बार एक नया चेहरा उनका इंतजार कर रहा था। एलिस वही जादूगरनी जो कल लक्ष्य के इलाज के समय कमरे में थी, दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठी थी और उसे देखकर मुस्कुराई। रीटा का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने जैसे ही एलिस को देखा, नाक सिकुड़ी और नजरें फेर ली, मानो उसे अनदेखा करने से वह गायब हो जाएगी। पर एलिस ने उठने की जहमत नहीं की, वह बस वहीं बैठी रही जबकि लक्ष्य अपनी जगह जाकर खड़ा हुआ और हवाई बाज हॉक को बुलाया। हे देवी, तुमने हवाई बाज के साथ क्या किया? वो तो हमें खाने जैसा लग रहा है, एक छात्रा ने हैरानी से कहा। कुछ खास नहीं, बस एक इलाज ने उसे बड़ा बना दिया है। ताकत में थोड़ा ही फर्क आया है, लक्ष्य ने समझाया। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन आसमान में मंडराते इतने बड़े शिकारी पक्षी को देखकर उनके अंदर की सहज डर की प्रवृत्ति जाग उठी। भले ही हवाई बाज का असली शरीर बस 1 मीटर लंबा था, लेकिन उसके चौड़े पंख और लंबी पूंछ उसे और भी डरावना दिखा रहे थे। पहले कुछ मंत्र जरा हिचकिचाहट से चले, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि बाज वैसे ही रोक रहा है जैसे पहले करता था, तब जाकर सभी ने अपनी रफ्तार पकड़ी। अब वे पहले से ज्यादा तेज और सटीक जादू छोड़ रहे थे, जबकि लक्ष्य और हवाई बाज की मानसिक समन्वयता मेंटल लिंक बढ़ने के कारण उनके रैंड हमले पहले से और तेज व घातक हो गए थे। उसी बीच लक्ष्य को रीटा और एलिस की बातचीत सुनाई दी। ग्रेटर दैन, क्या तुम्हें नहीं लगता ये ट्रेनिंग थोड़ी आसान है? ये लोग असली रक्षक की तरह लड़ ही नहीं रहे, बस निशाने के पीछे की तरफ मंत्र फेंक रहे हैं। एलिस बोली। ग्रेटर दैन, ये सबसे सुरक्षित तरीका है। हम वो हादसा दोहराने का जोखिम नहीं उठा सकते जो कुछ साल पहले हुआ था। चाहे तुम कितनी भी मजबूत बाधा बैरियर लगा दो, फिर भी खतरा रहता है। रीटा ने सख्त लहजे में जवाब दिया। ग्रेटर दैन, मेरी बाधा कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगर उन्हें असली लड़ाई सीखनी है तो उन्हें बचाव और जवाबी हमला दोनों का अभ्यास करना चाहिए, ना कि ये नकली बॉडीगार्ड जैसा खेल। एलिस बोली। ग्रेटर दैन, यहाँ अध्यापक कौन है, तुम या मैं? रीटा की आवाज में अब झुंझलाहट साफ झलक रही थी। लक्ष्य को बात सुनने में दिलचस्पी थी, लेकिन ध्यान बंटने से हमलों पर असर पड़ता, इसलिए उसने फिर से पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर लगाया। आधे घंटे बाद जब 5 मिनट का ब्रेक हुआ तो लक्ष्य ने अपने और हवाई बाज के लिए पानी लिया। बोतल दबाकर उसने पानी की धार सीधे बाज के खुले मुंह में डाली, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया था कि कटोरे से पीना लगभग असंभव था। ठीक है सब लोग, वापस अपनी जगह। अब हम इसे थोड़ा और मुश्किल बनाएंगे, प्रोफेसर ने घोषणा की। अब तुम्हें चलते हुए लक्ष्यों पर वार करना है, यानी उन्हें निशाना भी लगाना होगा, और लक्ष्य व हवाई बाज को उन चलती चीजों की रक्षा भी करनी होगी। लक्ष्य को समझ नहीं आया कि यह फैसला रीटा ने लिया था या एलिस ने, पर एक बात तय थी, अब ये क्लास ज्यादा दिलचस्प होने वाली थी। मंत्र हवा में उड़ने लगे और लक्ष्य आगे बढ़ा ताकि वह चलते निशानों को बचा सके। उसकी मौजूदगी से छात्रों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि जब तक लक्ष्य उनके और लक्ष्य के बीच खड़ा था, उनके मंत्र सही निशाने पर नहीं लग पा रहे थे। लेकिन अब जब हमले सीधे उसकी ओर आ रहे थे तो अवरोध करना, इंटरसेप्ट आसान हो गया था। उसने एक चौड़ा चाप बनाते हुए कई जादू एक साथ काट दिए। हवा में ऊर्जा की धाराएं टकराईं और चमकती हुई मिट गईं। कमाल है, अब यह असली युद्ध जैसा लग रहा है, एलिस ने मुस्कुराकर कहा। रीटा ने होंठ भींच लिए, पर कुछ नहीं बोली। स्पष्ट था कि इस राउंड में एलिस जीत गई थी।
छात्र अब और तेजी से हमला कर रहे थे। एक ने कहा, ये तो अब और मुश्किल हो गया। हम सब एक ही ऊंचाई से वार कर रहे हैं, तो वो एक ही बड़े हमले से सबको रोक देता है। दूसरे ने जवाब दिया, पर इससे उसकी ऊर्जा भी खत्म होती होगी। वो हर बार पूरी ताकत नहीं लगा सकता। अगर हम दिशा थोड़ी बदलें, तो शायद उसके हमले से बचकर निशाने तक पहुंच जाएं। लेकिन वो भूल गए कि हवाई बाज ऊपर आसमान में था। वो ऊपर से झपटकर उन बदले हुए मंत्रों को भी रोक रहा था जो नीचे से निकल जाते। रीटा ने बुदबुदाया, मैंने कहा था कि इनमें काबिलियत है, तुम्हें इतनी जल्दी दखल देने की जरूरत नहीं थी। एलिस मुस्कुराई, और यही मुस्कान बताने के लिए काफी थी कि उसकी बात सही साबित हुई है। लक्ष्य को अब साफ दिख रहा था। रीटा और एलिस दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। दोनों अपने अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहती हैं, और शायद इसी वजह से उनका साथ रहना किसी युद्ध से कम नहीं था। दोपहर के भोजन के बाद माहौल थोड़ा अजीब था। लक्ष्य काल की मेज पर रीटा और एलिस दोनों बिना कुछ बोले खा रही थी। इतनी टेंशन भरी खामोशी की बाकी छात्र डरकर दूसरी मेजों पर चले गए। खाना खत्म होते ही सबको अगले सत्र के लिए बुलाया गया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की क्लास। वहां टैंक पहले से मौजूद था, पूरी तैयारी के साथ। और मैदान के कोने में घास पर एक चादर बिछाकर डैनियल यानी एलिस का साथी बैठा हुआ बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था। अरे आओ सब, आराम से बैठो। रीटा, फिर से मिलकर अच्छा लगा, टैंक ने कहा, और फिर लक्ष्य को हाथ के इशारे से बुलाया। लक्ष्य समझ गया कि रीटा अब तक काफी चिड़ी हुई है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। नियमों में कहीं नहीं लिखा था कि सरकारी एजेंसी के लोग क्लास नहीं देख सकते। बस उसकी ट्रेनिंग योजनाओं में थोड़ी बाधा जरूर आ रही थी, और शायद यही रीटा को परेशान कर रही थी। ग्रेटर देन लक्ष्य, आज तुम टैंक के साथ ट्रेनिंग करोगे। बाकी लोग वही दोहराएंगे जो पहले सीखा था। तुम्हारी किस्मत खराब है, सर्जेंट रीटा आज बिजी हैं, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्य को यकीन था रीटा बिजी से ज्यादा ट्रेनिंग करना पसंद करती। टैंक के हाथ में आज एक लकड़ी की ट्रेनिंग तलवार थी, जबकि लक्ष्य ने ट्रेन से मिली गॉन्टलेट्स धातु के दस्ताने पहन रखे थे। ग्रेटर देन, ये ब्लॉक करने के लिए ठीक रहेंगे, टैंक बोला। लेकिन ध्यान रखना, मेरी ताकत तुम्हारे स्तर से बहुत ऊपर है। सीधे टकराने की कोशिश मत करना, बस डिफ्लेक्ट करो और पलटवार करो। और अगर अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहो, तो पावर थोड़ा कम रखना, वरना तुम लकड़ी की तलवार तोड़ दोगे। लक्ष्य ने सिर हिलाया। और हवाई बाज हॉक का क्या? उसे आराम मिल रहा है। ग्रेटर देन, हाँ, आज के लिए। सुबह उसने पूरी ट्रेनिंग की है, और बढ़ते हुए जीव को ज्यादा खाना और नींद चाहिए। वो देखेगा, ताकि उसे थ्योरी लेसन भी मिल जाए। वैसे आने वाले समय में, जब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, तुम्हारा शरीर शायद उसके साथ तालमेल नहीं रख पाएगा। आखिर इंसानी क्लासेस की ताकत अब भी जादुई जानवरों जैसी नहीं होती। लक्ष्य ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरा काम क्या रहेगा? उन्हें लड़ाई सिखाना और फिर छोड़ देना। टैंक ने कंधे उचकाए। ग्रेटर देन, पता नहीं, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन अगर तुम्हारा क्लास मॉन्स्टर्स पर केंद्रित है, तो उन्हें वो सब सिखाना जो वो खुद नहीं सीख सकते, यही तुम्हारा काम होगा। सोचो, कितने हवाई बाज मार्शल आर्ट्स जानते हैं, या फिर जादुई मंत्रों की बारीकियां समझते हैं। इतना कहकर उसने तलवार का एक तेज वार किया। लक्ष्य ने मुश्किल से ब्लॉक किया और घूमकर किनारे हट गया। वो जानता था कि ऐसे बड़े विरोधी पर सामने से हमला करना बेकार है, इसलिए वो लगातार मूवमेंट में रहकर वार करता रहा। ऊपर से हवाई बाज ध्यान से देख रहा था। उसे हैरानी थी कि टैंक जैसे इंसान को जानवरों की प्रवृत्तियों की इतनी समझ कैसे है। और जब उसने सुना कि टैंक झपकी और खाने के पक्षधर हैं, तो बाज ने मन ही मन सोचा, यह आदमी सच में बुद्धिमान है। 3 घंटे की उस कठिन ट्रेनिंग के बाद लक्ष्य थककर चूर हो गया, और टैंक के माथे पर भी पसीना था। बाकी छात्रों ने जब ये देखा, तो दंग रह गए। उनके लिए ये किसी असंभव कारनामे से कम नहीं था, क्योंकि टैंक का थकना ही अपने आप में बड़ी बात थी। टैंक ने समझाया, ग्रेटर देन, तेज योद्धाओं अजिलिटी फाइटर्स के लिए सहनशक्ति सबसे जरूरी होती है। बरसरकर जैसे दुश्मन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वे अपनी पूरी ताकत कुछ ही मिनटों में झोंक देते हैं। बस 5 से 10 मिनट सह लो, और फिर जब वो थक जाएं, तब उन्हें खत्म करना आसान होता है। ये बात लक्ष्य के दिल में बैठ गई। रणनीति सिर्फ ताकत की नहीं, सहनशक्ति की भी होती है। क्लास के अंत में प्रोफेसर ने कहा, ग्रेटर देन, ठीक है सब लोग, आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं। सभी लोग नहाने और कपड़े बदलने चले गए। लक्ष्य को भी तुरंत नहाना पसंद था, इसलिए वो सीधे पास की छोटे लॉकर रूम बिल्डिंग में चला गया। बाहर रीटा, एलिस और डैनियल उसका इंतजार कर रहे थे। डैनियल ने पूछा, क्या ये क्लास हमेशा बाहर होती है? रीटा ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन, हाँ, जब तक मौसम ठीक हो। घास फर्श से नरम होती है, और ज्यादातर असली लड़ाइयां मैदान में होती हैं, जिम में नहीं। डैनियल मुस्कुराया। ग्रेटर देन, समझ गया। अच्छा, आज के लिए हमने जो चाहिए था, वो मिल गया।
कल मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया और रीटा बस गुस्से में उसकी पीठ को घूरती रह गई। अब ये साफ हो गया था कि भोर में उठना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनने वाला है। सुबह सुबह ही सर्जेंट रीटा और जिल उसके दरवाजे पर खड़ी थीं। रीटा के हाथ में राक्षस जीव विज्ञान की एक किताब थी, पर यह बाकी किताबों से अलग थी। इसमें प्रजातियों का परिचय नहीं, बल्कि उनके जन्मजात कौशल अनेक स्किल्स का अध्ययन था। ये किसी शोधकर्ता द्वारा लिखी गई थी, जो ऐसे नए तरीके खोज रहा था जिनसे समान क्षमताओं वाले अलाइट्स को और मजबूत बनाया जा सके। लक्ष्य के लिए ये किताब बाकी सभी की तुलना में कहीं आसान और समझने लायक थी। रीटा बोली, ग्रेटर देन सप्ताह के अंत तक ब्यूरो ऑफ अलाइड डेवलपमेंट शायद तुम्हें कुछ नए छोटे राक्षसों या तो अंडों में या हाल ही में जन्मे जीवों के सामने लाने की योजना बनाएगा। ये मुख्य रूप से पक्षी और सरीसृप वर्ग से होंगे। अब जब उन्हें यकीन हो गया है कि तुम दूसरी आत्मा बॉन्ड बना सकते हो, तो वे इसे आजमाने के लिए दृढ़ हैं। तुम्हारा काम है उनकी क्षमताओं को समझना ताकि तुम अपनी टीम को समझदारी से तैयार कर सको। तुम चाहे तो किसी खास क्षेत्र पर ध्यान दो, जैसे गोपनीयता और जासूसी, या फिर एक संतुलित युद्ध दल तैयार करो जो हर स्थिति से निपट सके। लेकिन तुम्हारे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं है। वे दोनों कैंटीन के एक कोने की मेज पर बैठे थे। इतनी सुबह वहां सन्नाटा था। लक्ष्य के पास अभी 2 घंटे थे, इसलिए वह ध्यान से किताब पलटने लगा। ग्रेटर देन, ये कछुए कितने बड़े होते हैं? किताब में तो कुछ गड़बड़ लग रही है। रीटा ने पन्ना देखा और सिर हिलाया। ग्रेटर देन नहीं, यही सही है। ये 18 से 25 मीटर तक बढ़ते हैं। समुद्री प्रजाति हैं, लेकिन कहीं भी जी सकते हैं। अगर तुम्हारे बाकी जीव भी हवाई बाज की तरह तेजी से बढ़ते हैं, तो मैं सलाह दूंगी कि इस विकल्प से बचना। सोचो, 25 मीटर लंबा कछुआ, शहर की किसी भी सड़क में जगह नहीं बचेगी। ये सोचकर लक्ष्य हंस पड़ा। पूरा रास्ता एक कवच जैसे कछुए ने बंद कर दिया हो ताकि कोई भाग न सके। फिर उसने डेमन क्रॉक पढ़ा, नाम मगरमच्छ जैसा, पर असल में विशालकाय गैटर, 25 मीटर लंबा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ने वाला। ऐसे में कोई उसके जबड़े के आकार पर ध्यान क्यों देगा? इसके बाद रेड गोल्ड पांडा का जिक्र आया। केवल 20 सेंटीमीटर ऊंचा, दिखने में प्यारा, पर उसकी प्राकृतिक शक्ति थी रक्तपान वैम्पायरिज्म। एक बार काट ले तो कुछ ही सेकंड में इंसान का सारा रक्त खींच ले। लक्ष्य ने किताब बंद की और लंबी सांस ली। ग्रेटर देन, अगर हमें पता होता कि वे कौन से जीव लाने वाले हैं, तो तैयारी आसान होती। रीटा ने हल्का सा कंधा उचकाया। ग्रेटर देन, सबसे अच्छा यही है कि हर संभावना के लिए तैयार रहो। जितना ज्यादा तुम इनकी क्षमताएं समझोगे, उतनी समझदारी से अगली बार अपनी टीम बना पाओगे। लेकिन रीटा का मूड फिर से बिगड़ गया जब डैनियल और एलिस पूरे दिन प्रशिक्षण देखने आ गए। दिन ढलते ढलते रीटा के चेहरे पर खींच साफ झलक रही थी, जबकि बाकी दोनों मुस्कुराते हुए सुझाव दे रहे थे। यहां तक कि टैंक और लक्ष्य के पास अभ्यास कर रहे दूसरे छात्रों को भी सलाह देने लगे। लक्ष्य को पहले लगा था कि रीटा का गुस्सा सरकारी निगरानी की वजह से है, लेकिन अब उसे लगा मामला कुछ निजी भी है। तीनों की उम्र लगभग बराबर थी, शायद अकादमी के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। अलाइट्स की संख्या इतनी कम थी कि वह दुनिया किसी छोटे कस्बे जैसी लगती थी, जहां हर कोई हर किसी को जानता है। लक्ष्य को अजीब लगा। वह हमेशा अलाइट्स को आम लोगों से ऊपर अछूता वर्ग मानता था, पर यहां आकर उसे एहसास हुआ कि यह भी उसी की तरह एक मेहनती दुनिया थी। बस कोयले की धूल की जगह यहां जादू और संघर्ष की चमक थी। दिन गुजरते गए। टैंक रोज उसकी ट्रेनिंग की कठिनाई बढ़ा देता, और शामें एक जैसी होती, खाना, अभ्यास, फिर डैना का आना। रात में वह थोड़ी नींद लेने के लिए लक्ष्य के कमरे की बालकनी पर सोती थी, क्योंकि उसके पड़ोसी अब तंग आ चुके थे। उसका गोलेम आधी रात तक लाइन डांसिंग करता रहता था। दरअसल, जब सबको लगता था कि डैना वही नाच कर रही है, वह तो आराम से सो रही होती थी, और गोलेम अकेले अभ्यास करता रहता था। अब उसकी ट्रेनिंग भी और कठिन हो गई थी। जिल उसकी निजी शिक्षिका बन गई थी, और डैना इतनी थकी होती कि कई बार उसे बिस्तर से खींचकर उठाना पड़ता। लक्ष्य का शरीर तो हर जगह दर्द से भरा था, पर वह फिर भी चल फिर पाता था। डैना की हालत उससे भी बुरी थी। मानसिक थकान इतनी कि दोपहर में भी उसकी आंखें बोझिल रहती। शायद यही बात कर्नल वैलेरी ने कही थी, रीटा तुम्हारे साथ नरमी बरतती है। क्योंकि अब शनिवार की सुबह जब लक्ष्य और रीटा नाश्ते के बाद बाहर निकले, दरवाजे पर खुद कर्नल वैलेरी उनका इंतजार कर रही थी। सुप्रभात कर्नल, हम तैयार हैं। लक्ष्य ने दरवाजे पर उन्हें देखते ही अभिवादन किया, और जैसे ही कर्नल वैलेरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह दर्द से थोड़ा सा मुंह बना गया। दाना जागी हुई थी, लेकिन पूरी तरह सुस्त अवस्था में, बोलने की हालत में नहीं, इसलिए दोनों की ओर से लक्ष्य ही बोल रहा था। कर्नल वैलेरी ने यह समझ लिया और बिना ज्यादा सवाल किए उन्हें कार में बैठाकर पिछले हफ्ते वाले उसी ट्रेनिंग गोदाम वेयरहाउस की ओर ले गईं। जैसे ही दोनों थके हारे छात्र अंदर पहुंचे, बाकी टीमें मुस्कुराईं।
लक्ष्य मुश्किल से चल पा रहा था और दाना आधी नींद में थी, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर चल रहे थे। लगता है ये नर्क सप्ताह पार कर गए, पर मुझे शक है कि एक दिन और ट्रेनिंग झेल पाएंगे या नहीं, एक मैज ने हंसते हुए कहा। काले बालों वाली मैज एलिस, जो रोज लक्ष्य की ट्रेनिंग देखने आती थी, मुस्कुराई और टीम की ओर इशारा किया। जरा आजमाओ इन दोनों को, मुझे लगता है ये जितने थके दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, उसने कहा। टीम के सदस्य आगे बढ़े और दोनों छात्रों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। दाना ने गोलेम बुलाया और लक्ष्य ने हवाई बाज को बुलाया, जो तुरंत ऊंची छत के पास घूमने लगा। कर्नल वैलेरी हंस दी और बाकी योद्धा पीछे हट गए। ठीक है, यह शायद वह प्राकृतिक प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी हमें उम्मीद थी, पर यह काम तो करता है, एक योद्धा बोला। मैं अब भी लड़ सकता हूं, बस उतनी ऊर्जा नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई दर्द निवारक गोली है तो देना, क्योंकि लगता है मेरे जख्मों पर भी जख्म है, लक्ष्य ने कहा। अच्छी बात है कि तुम दूरी से लड़ सकते हो। क्या दाना को पूरी तरह जगा दें और शुरू करें? एक योद्धा ने पूछा। दाना ने आंखें बंद रखते हुए ही जवाब दिया, मैं जागी हुई हूं। पहला काम क्या है? इस हफ्ते की ट्रेनिंग पिछली बार जितनी कठिन नहीं है, एक योद्धा ने समझाया। हम देखना चाहते हैं कि तुम दोनों मिलकर कैसे एक तय जगह की रक्षा करते हो जब कई दुश्मन एक साथ हमला करते हैं। लेकिन हवाई बाज को वापस बुलाना होगा, क्योंकि यह गोदाम इतना बड़ा नहीं कि वह ऊपर से छिप सके। योद्धाओं ने अपनी ट्रेनिंग आर्मर पहननी शुरू की, जिनमें चेहरे और गर्दन की सुरक्षा थी, और उनके जादूगरों द्वारा बनाए गए शील्ड भी। इससे उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, चाहे लक्ष्य और दाना कितना भी जोर लगाएं। फिर भी हमला करने वाली टीम को पूरा यकीन था कि दोनों इस हालत में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हिस्सा बेहद जरूरी था, सीमित नींद और थकान की स्थिति में लड़ने की ट्रेनिंग का। ये सेना जैसी कठोर नहीं थी, लेकिन छात्रों के लिए मानसिक थकावट उतनी ही भारी थी। एलिस ने लक्ष्य और दाना को अस्थायी भूल भुलैया के बीच में पहुंचाया, जबकि बाकी योद्धा बक्सों और दीवारों के बीच बिखर गए, कुछ गलियों जैसी जगहें और कुछ दफ्तरों जैसे संकरे रास्ते। लक्ष्य को यह नहीं पता था कि यह किसी गली का नक्शा है या इमारत का, लेकिन उसे पता था कि इससे दुश्मनों को पास आने का मौका मिलेगा। उसकी आंखें अब इंसानों से बेहतर थीं, लेकिन सुनने की शक्ति ज्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए वह कुछ मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता था। गोलेम को यहाँ पहरे पर लगा दो, मैं ट्रैप सेट करता हूँ। फिर तुम धुंध फॉग फैलाओ, लेकिन याद रखना, एकदम बेतरतीब जगहों पर, ताकि वे भ्रमित रहें, लक्ष्य ने धीरे से कहा। उसने पिछले हफ्ते सीखा हुआ रैंड जादू इस्तेमाल करके चारों ओर फांदों का जाल बिछाया। जहां जहां उसे थोड़ी सी भी लाइन ऑफ साइट मिल रही थी, वहां उसने जाल लगाया और बाकी रास्तों की निगरानी के लिए गोलेम को छोड़ दिया। अचानक एक हल्की आवाज आई, कोई धुंध में दीवार से टकराया था। लक्ष्य को समझ नहीं आया कि यह गलती थी या चाल। फिर बाईं तरफ एक और आवाज, किसी ने सांस खींची और जाल से बाल बाल बचा। लक्ष्य ने तुरंत एक और जाल जोड़ा, पैरों की ऊंचाई पर, पहले वाले से आधा कदम आगे। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धुंध में हलचल हुई और एक योद्धा जाल में उलझकर खुली जगह में गिर पड़ा। लक्ष्य ने तुरंत श्रेड अटैक छोड़ा। वह योद्धा दोनों हाथ उठाकर जमीन पर गिर गया, इसका मतलब था आउट। पीछे से किसी ने हंसी दबाई, फिर जोर से गाली दी, जब वह अगला योद्धा भी जाल में फंस गया। बाकी सब और सावधान हो गए, लेकिन तभी गोलेम आगे बढ़ा, किसी को देखकर हमला करने ही वाला था कि दाना ने उसे वापस बुला लिया। वह अब समझदार हो चुकी थी, गोलेम को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना था, वरना योद्धा उसे धोखा दे सकते थे। कुछ ही क्षण बाद सभी हमलावर एक साथ टूट पड़े। लक्ष्य और दाना ने लगातार जादू और हमले छोड़े, योद्धा बचते झुकते रहे, लेकिन आखिर में उनकी गर्दनों पर तलवारें रखी गईं। यही रक्षा समाप्त का संकेत था। बुरा नहीं, कर्नल वैलेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक गोलेम द्वारा डराकर भगाया, 3 जाल में फंसे और 4 आखिरी हमले में गिरे। अब थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लो और कुछ खा लो, अगले राउंड में हम तुम्हारे मौजूदा स्किल्स से और मजबूत डिफेंस बनाना सीखेंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी तारीफ थी जो उन्हें कर्नल वैलेरी से मिली। लक्ष्य को पूरा यकीन था, यह इस बात का संकेत है कि वो अब उनके करीब हो रही हैं। लक्ष्य वॉरियर्स के साथ बैठ गया, जिनमें से एक अभी भी अपने जूते को उतारकर चोटिल पैर को आराम दे रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई लक्ष्यों के खिलाफ सबसे प्रभावी रणनीति वास्तव में पैरों और टांगों पर काम करना है। वहां कम सुरक्षा होती है, और जबकि लक्ष्य सावधान रहेंगे कि वे क्या कदम रखें, इसका मतलब ये भी है कि वे आपके पास आने में हिचकिचाएंगे। डैनियल ने समझाया। लक्ष्य की सामान्य कक्षाओं को 1 सप्ताह तक देखने के बाद वह स्पोक्सपर्सन की भूमिका निभा रहा था। ये समझ में आता है। जूते में कुछ फीलिंग तो होनी चाहिए, वरना आप आसानी से नहीं चल पाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि कवच सीमित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में ट्रिप वायर पर कदम रखेगा, लक्ष्य ने सहमति में कहा। बाकी वॉरियर्स हंस पड़े। कोहरे में पतली तारें एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तकनीक है, और यही वह तरीका था जिसे हम शुरू में सुझाने वाले थे। रैंड का इस्तेमाल करने के केवल कुछ ही तरीके हैं, लेकिन अगर आप इसे तार की तरह इस्तेमाल करें, तो आप कई उच्च गुणवत्ता वाले जाल और घात स्थल बना सकते हैं।
आज की चर्चा थोड़ी अलग होगी। हम आपके तकनीक के नए उपयोग के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि यह तय करेंगे कि दूसरी पालतू के प्रयास के लिए क्या खोजा जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा होगा जो आपके साथ लड़ सके, जैसे कि गोलेम, तो आपकी रक्षा क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, और यह शायद सभी हमलावरों से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। आधिकारिक रूप से कहा जाए तो हमें आपको फिर से नवजात या अंडों के साथ प्रयास करना चाहिए, जैसा कि हवाई बाज के लिए किया गया था। यदि आप किसी बड़े आक्रामक जानवर को बांधने की कोशिश करेंगे, तो संभावना है कि वह आपके प्रति हॉस्टाइल रहेगा और आपकी प्रतिभा को बेकार कर देगा जब तक कि उसे समाप्त न किया जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि खोई हुई पालतू को दोबारा नहीं पाया जा सके। जिन कक्षाओं में किसी फैमिलियर या हेल्पर पालतू को बुलाया जा सकता है, उनके लिए ऐसा होता है। एक बार यह चला गया तो ये गया। आप इसे फिर से नहीं कर सकते। आपकी कक्षा अद्वितीय है और आप वास्तविक जानवरों के साथ बंध सकते हैं, न कि जादू से किसी सामान्य पशु को बुला सकते हैं, और आप उन्हें अपनी मानसिक जगह में ला सकते हैं, जिसकी सीमाओं का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यही कारण है कि हम सावधान हैं। संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, और हम कोई घातक गलती नहीं करना चाहते। डैनियल ने समझाया। लक्ष्य ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये स्पष्टीकरण समझ में आया, लेकिन वह जगह वास्तव में एक घोंसला जैसी लग रही थी, जो वहां रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए घर जैसा था। जब हवाई बाज बाहर होता है, तो वह जगह खत्म नहीं होती, और दूसरी जगह बस खाली पड़ी है, इंतजार कर रही है कि लक्ष्य वहां किसी और के लिए घोंसला बनाए। ठीक है, आपके मन में क्या है? क्या कोई रणनीतिक रिजर्व के रूप में अध्ययन के लिए जानवरों के बच्चे हैं? लक्ष्य ने पूछा। टीम हंसी और सिर हिलाकर कहा, नहीं। हम जो करने वाले हैं, वह एक छोटी साहसिक यात्रा है। वैज्ञानिक कुछ पालतू प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे वही नहीं हैं जिनकी हमें एक एलीट के लिए जरूरत है जो लड़ाई वाले पालतू बनाता है। इसके बजाय, हम दक्षिणी मैदानों में जाएंगे और आपके लिए सही जानवर खोजेंगे। वह जगह इन जानवरों से भरी हुई है, और सभी बहुत खतरनाक शिकारी हैं। उन्हें वहां अपने ही प्रजातियों में जीवित रहने के लिए बहुत क्रूर होना पड़ता है। इसलिए प्रारंभिक योजना यह है कि कार चलाकर आप एक ऐसा जानवर खोजें जो आपकी कक्षा के लिए उपयुक्त हो, फिर उसे पकड़ें। हमारे पास निगरानी है, और हमने लगभग 100 घोंसले और नवजात जानवरों को चिन्हित किया है, इसलिए आपके लिए उपयुक्त जानवर मिलने की संभावना अच्छी है। हवाई बाज को देखें। वह किचन में अंडे से शुरू हुआ था, और अब वह मैंने देखा सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है। उसके आकार के अधिकांश पक्षी, भले ही वे विशाल हों, उड़ने में सक्षम नहीं होते, लेकिन उसका शरीर हल्का और शक्तिशाली है। यदि कोई और पालतू इसी तरह से विकसित हुआ, तो हम अपनी श्रेणी में सबसे खतरनाक जानवरों के मुकाबले एक नई नस्ल की उम्मीद कर सकते हैं। डैनियल अपनी बात खत्म करके स्पष्ट रूप से उत्साहित लग रहा था, और बाकी लोग मानचित्र निकालकर लक्ष्य को संभावित विकल्प दिखाने के लिए तैयार हो रहे थे। हमारे पास सांप से लेकर बैजर तक और क्रिस्टलाइन मैमथ के बच्चे तक का ट्रैक है। इसलिए जो कुछ भी आप सबसे अच्छा समझते हैं, वह उपलब्ध हो सकता है। डैनियल ने जोड़ा। क्रिस्टलाइन मैमथ किसी के लिए भी लड़ाई में दहशत पैदा कर सकता है। किताब के अनुसार, उनका जादुई शक्ति वाला त्वचा किसी भी हमला को परावर्तित और बदल देता है। इसके अलावा, उनका कद 5 मीटर से ऊपर होता है और वे केवल अपने पैरों से बख्तरबंद कारों को कुचल सकते हैं। उनके पास होना शानदार होगा, लेकिन उन्हें खाना खिलाना हवाई बाज की तुलना में बहुत मुश्किल होगा। एक अन्य सदस्य ने उनके सामने खोलकर रखे गए मानचित्र पर स्थानों की ओर इशारा किया। हमने ये भी तय किया है कि आपकी क्षमता केवल पक्षियों के साथ बंध सकती है, इसलिए 6 अलग अलग शक्तिशाली संभावित पक्षी साथी हैं जिनके अंडे उनके घोंसलों में हैं। वास्तव में अंडे प्राप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसीलिए हम यहाँ हैं। हम आपको 2 टीमों के साथ भेजेंगे, और फिर पूरी जानकारी को ब्लैकआउट में डाल देंगे ताकि यह किसी को पता न चले जब तक आप तैयार न हो। यदि यह बच्चा है, तो आपको इसे विकसित करने के लिए समय चाहिए होगा, और कोई भी नहीं चाहता कि उनकी सच्ची शक्ति का पता चल जाए, जब उनके पास आपातकाल के लिए किसी रहस्यमय क्षमता को सुरक्षित रखने का मौका हो। डैनियल ने लक्ष्य की हिचकिचाहट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी एक ही टीम में हैं, लेकिन हम सभी सर्वश्रेष्ठ नौकरियों, अगली पदोन्नति और उस विशेष अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो हमें कुछ खास देगा। एक छोटा सा रिजर्व आपके लिए सही समय पर दूसरों को प्रभावित करने में मदद कर सकता है। लक्ष्य ने वॉरियर्स की ओर मुस्कुराते हुए देखा और समझ गया। ठीक है, हम कब निकलते हैं? अभी। मैं एलिस को ले आता हूं, और हम जोडी और एनिस को भी साथ लेंगे, ताकि डेव और जिल डाना की देखभाल कर सकें जब वह ठीक हो रही हो। वह शायद यहाँ रात बिताएंगी, आराम करेंगी और अभ्यास करेंगी। अकादमी बहुत शोर होता है, इसलिए रात में सिर्फ शांति में बैठना सराहनीय होगा। डैनियल ने समझाया। जोडी पारंपरिक सुनहरे बालों वाला आकर्षक लड़कियों वाला युवक था, जबकि एनिस छोटा लेकिन मांसल लाल बालों वाली महिला थी। दोनों ही एजेंसी के सैन्य आधे हिस्से में थे। ये डैनियल द्वारा जानबूझकर चुनी गई टीम लग रही थी, क्योंकि वह सभी को एक सैन्य वाहन तक ले गया जो अकादमी की कार से बहुत बेहतर ऑफ-रोड क्षमता वाला था। हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? कार में बैठते हुए लक्ष्य ने पूछा।
बहुत नहीं, हम उस क्षेत्र के पास हैं जहां हम खोज शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ घंटे ड्राइव करेंगे और रात के लिए एक स्टॉप करेंगे। जब हम सभी ताजगी और आराम में होंगे तब लक्ष्यों की खोज करना बेहतर होगा। अंधेरे में गलतियां होती हैं और मैं इन घटनाओं की रिपोर्ट लिखना नापसंद करता हूं। डैनियल ने हंसते हुए जवाब दिया। उन्होंने लंबे विदाई संदेश का इंतजार नहीं किया और बस दक्षिण की ओर हाईवे पर ड्राइव करने लगे ताकि रात के खाने तक अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। सूरज ढलते समय लक्ष्य ने महसूस किया कि यह अभी भी कठिन होने वाला है, लेकिन कुछ घंटे बाद वे एक किलेबंदी वाले शहर में पहुंच गए। वहां के गेट खुल गए और उन्हें एक छोटे मोटल के पास पार्क करने दिया गया, जिसमें 2 स्तरों में यूनिट्स थीं और छत के दोनों किनारों पर बंदूक टॉरेट लगे हुए थे। लगता है कि यह जगह घर की तुलना में थोड़ी खतरनाक है, लक्ष्य ने इशारा करते हुए कहा। थोड़ी हद तक, लेकिन यह मुख्य रूप से बड़े शिकारी जानवरों के शहर में घुसने से बचाव के लिए है। कोई भी हर आपातकाल पर दीवार तक नहीं दौड़ना चाहता, इसलिए उन्होंने अपने कार्यस्थलों पर टॉरेट बनाए, एलिस ने समझाया। डैनियल ने उन्हें चेक इन कराया और लक्ष्य खुद को एक छोटे कमरे में पाया जिसमें एक बेड और टीवी था। होटल के हिसाब से यह खास नहीं था, लेकिन शांत था, इसलिए उसने अगले कुछ घंटे ध्यान और नए बीस्ट स्पेस पर काम करने में बिताए ताकि वह वहां रहने के लिए तैयार हो। कुछ शानदार चाहिए, हवाई बाज ने मांग की। और क्या अच्छा होगा अगर तुम कहते हो कि कोई गंदा खाने वाला ताकि तुम बचे हुए खा सको, तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम ज्यादातर अलग अलग जगह खाते हो, लक्ष्य ने जवाब दिया। कुछ ऐसा जो लक्ष्यों को डराए। शायद एक विशाल सांप। सब कुछ सांपों से डरता है, भले ही उन्हें रैन से काटना आसान हो। लक्ष्य ने थोड़ी देर सोचा। मुझे लगता है कि दूसरी बुद्धिमान प्रजाति पाना सबसे अच्छा रहेगा। हम अच्छी तरह से काम करते हैं क्योंकि हम आसानी से संवाद कर सकते हैं। अगर वे वही निर्देश नहीं समझ पाएंगे तो लड़ाई में मुश्किल होगी। तो सांप के जानवर बाहर। वे खतरनाक हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं। वॉलबेयर कैसा रहेगा? वे स्मार्ट हैं। हमें वॉलबेयर लेना चाहिए। वॉलबेयर 7 मीटर ऊंचा होता है जब सभी 4 पैरों पर खड़ा होता है, भारी प्राकृतिक कवच से ढका होता है और उसका स्वभाव खराब होता है। पीक ओवरलॉर्ड रैंक के ये जानवर किसी भी चीज से बिना डर के लड़ते हैं, चाहे वह जुवेनाइल ड्रैगन हो या मुख्य युद्ध टैंक। अगर मामा वॉलबेयर हमें उसके बच्चे को चुराते देखे तो मुझे नहीं लगता कि हम जश्न मनाने का मूड में होंगे, लक्ष्य ने हवाई बाज को याद दिलाया। हवाई बाज और वॉलबेयर वास्तव में अच्छे दोस्त थे। बाज चुपचाप मदद के लिए चहचहाते थे और वॉलबेयर खुशी खुशी अपने क्षेत्र में किसी को मार देता था। लेकिन वह पक्षियों को खतरा नहीं मानता, क्योंकि वे जमीन पर तब तक नहीं उतरते जब तक वे शिकार नहीं कर रहे हों, और वे समझदार हैं कि वॉलबेयर के भोजन को न छेड़ें। कुछ घंटे बाद लक्ष्य नींद से जागा जब एक चेतावनी सायरन बज रही थी। उसने जल्दी से यूनिफॉर्म पहनी और बाहर जाकर देखा कि क्या हो रहा है। एक जागरूक अलाइट के रूप में उसकी ड्यूटी थी कि वह ऐसे आपातकालीन घटनाओं का जवाब दे। 4 एस्कॉट्स भी उसके साथ थे, इसलिए असली खतरा नहीं था, लेकिन अगर यह कोई जानवर हमला था तो यह उसे अपने दूसरे साथी को खोजने का मौका दे सकता था। जैसे ही वह बाहर निकला, एक पुलिसकर्मी ने उसकी ओर इशारा किया। तुम एक अलाइट हो, सही? रेंज या मेली? पुलिसकर्मी चिल्लाया। जो भी। कहाँ चाहिए? लक्ष्य ने पूछा। दीवार पर। यह एक टिड्डी दल है। पुलिसकर्मी स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था और लक्ष्य ने सोचा कि ये छोटे कीड़े किसानों के अलावा लोगों में इतनी दहशत क्यों फैला रहे हैं। जोडी और डैनियल कुछ सेकंड पीछे बाहर थे, जबकि एलिस और एनिस होटल की छत पर टॉवर में थे और जादू की तैयारी कर रहे थे। हवाई बाज, अंदर रहो। वे जो कुछ भी हिलता है उस पर हमला कर रहे हैं। लक्ष्य ने अपने साथी को चेतावनी दी और होटल के कुछ मीटर दूर दीवार पर दौड़ गया। स्वॉम्प सैकड़ों मीटर चौड़ा था और पीछे कुछ भी नहीं था, ना शाखाएं, ना घास, केवल मिट्टी और टिड्डियों की बौछार। यही कारण था कि ग्रामीण डर रहे थे और वे किताब में पढ़े गए टिड्डियों से बड़े थे। ये कॉमन ग्रेड की प्रजाति थी और उनकी लंबाई उसके अग्रभुज से अधिक थी, न कि उंगली के साइज की। जैसा कि लक्ष्य ने सोचा था, कुछ भी टिड्डियों को खाने नहीं आया। वह जल्दी समझ गया कि क्यों हर एक को जिसने स्थानीय लोगों ने मारा, तुरंत आसपास के अन्य टिड्डी खा जाते थे, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस तरह की कैनिबलिस्टिक प्रवृत्ति में हवाई बाज भी हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि अधिकांश भोजन उसे लेने से पहले चोरी हो जाएगा। लक्ष्य ने अपने विचार छोड़कर ग्रैंड हमलों की एक लगातार फैलती श्रृंखला टिड्डी दल की ओर भेजी। हर 4 हमलों में दर्जनों टुकड़े हो गए। यह उनके तेजी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ऊर्जा की खपत कम थी और लक्ष्य उन्हें प्रति सेकंड 2 बार भेज रहा था। सबसे पहला वास्तविक बदलाव मेशिंग की कड़ी कतारों में जादूगरों ने किया। उन्होंने फायरबॉल से बड़ी छोटी जगहों में आग लगाई, जिससे कुछ टिड्डियां उनके शव खा रही थीं और फ्रंटलाइन को विचलित कर दिया। इसके बाद लक्ष्य ने 2 रैंड हमलों से जाल बनाया, जिसे पतली तार की तरह फैलाया। ये थोड़ी अधिक शक्ति लेता था, लेकिन टिड्डियों के बड़े पैच को तहस नहस कर देता था। जितनी अधिक संख्या में उन्हें एक साथ नष्ट किया गया, उनकी प्रगति उतनी ही धीमी हुई, जिससे स्थानीय लोग और उनके बंदूकें अपने स्थान पर पहुंचकर अपने घरों की रक्षा कर सकें।
लक्ष्य ने सोचा कि इमारतें स्वॉर्म के खिलाफ टिक सकती हैं, लेकिन बाग और बाकी सब कुछ नहीं। जमीन पूरी तरह बंजर हो जाएगी और उन्हें सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ेगा। दक्षिण में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति राइफल और उपकरणों से भरी गाड़ी के साथ लक्ष्य का स्वागत करता है। काफी सुबह। यह क्या है? लक्ष्य ने जवाब दिया और हमला जारी रखा। ऑटोमेटेड फ्लेमथ्रोअर टॉरेट। अगर हमें बंकरों में लौटना पड़ा तो ये शहर में घुसने वाले अधिकांश चीजों को जला देगा। ये बेवकूफ टिड्डियां पास आते ही धातु भी खा जाएंगी और इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। काल ने लो पावर हमलों को बनाए रखा क्योंकि टिड्डी का झुंड शहर की संयुक्त फायर पावर और अलाइट्स के प्रयासों के तहत कम होने लगा। जोडी और डैनियल फिलहाल राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। वे नजदीकी मुकाबले के लिए प्रशिक्षित थे, लेकिन हर शॉट टिड्डियों की संख्या के खिलाफ असरदार था। तुम ये कब तक बनाए रख सकते हो? काल के पास खड़े व्यक्ति ने पूछा, जैसे ही 4 रैंड हमलों की दूसरी बारी ने स्वॉर्म की अगली पंक्तियों को तहस नहस किया। काफी समय तक। वे यहां पहुंचने से पहले खत्म हो जाएंगे। काल ने जवाब दिया। शायद नहीं, दोस्त। इंतजार करो। जब वे पर्याप्त पास आएंगे, हम विस्फोटकों से शुरुआत करेंगे और वे जल्दी ही घट जाएंगे। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले विस्फोटक भूमि खदानों की एक पंक्ति थी, जिसे टिड्डियों ने चालू किया। पहले लाइन में मौजूद कीड़े तहस नहस हो गए और पीछे की दूसरी पंक्ति भी तब तबाह हुई। ये कुछ सेकंड में कीड़ों का एक चौथाई हिस्सा था, लेकिन अब वे हवा में कूदने लगे और खदानों के ऊपर से उड़ रहे थे। इससे उन्हें रैंड के लिए आसान लक्ष्य बन गया, क्योंकि अब वे काल की आंखों के स्तर पर थे और हमला कई पंक्तियों को पार कर सकता था। शहर की पुलिस बल ने अब स्वॉर्म पर ग्रेनेड लॉन्चर फायर करना शुरू किया, कुछ को हवा में और कुछ को जमीन पर मारते हुए। राइफल्स उड़ते कीड़ों के खिलाफ कठिन साबित हो रही थी, लेकिन काल और जादूगरों के लिए नहीं। विस्फोटक जादुई फायरबॉल और लाल ऊर्जा की धाराएं हर चीज को रोक रही थीं, जो ग्रेनेड ने नहीं रोकी, और उड़ते स्वॉर्म का हिस्सा नीचे उतरने लगा ताकि वे मृत शरीर खा सकें। इससे और खदानें सक्रिय हुईं और हमलावरों की संख्या इतनी घट गई कि वे अब खतरा नहीं लग रहे थे। लेकिन कुछ भी शहर में अफरा तफरी मचा सकता था और हर एक मानव को मार सकता था, फिर शरीर को अधिक टिड्डी अंडों के लिए पोषण के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। काल पसीने से तरबतर हो गया और हवाई बाज बाहर आने के लिए उत्सुक था, भले ही वह दीवार के पास काल के बगल में खड़ा हो। ठीक है, दोस्त, हम लगभग खत्म हैं। 1 मिनट और वे सब खत्म हो जाएंगे, फिर जो भी सफाई का काम शहर करेगा, वह शुरू होगा। काल ने बाज को शांत करते हुए कहा और अपनी थकावट बचाने के लिए हमलों की गति धीमी कर दी। टिड्डियों ने हरे रंग का खून और शरीर के टुकड़े खेत में फैला दिए जब अलार्म फिर बजा, जो आधिकारिक रूप से लड़ाई का अंत और सफाई कार्य की शुरुआत का संकेत था, जिससे कोई जीवित अंडे या कीड़े न बचे। धन्यवाद, अलाइट। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? काल के पास खड़े व्यक्ति ने शिष्टता से पूछा। काल, अकादमी में अवेकेंड रैंक छात्र। काल ने जवाब दिया और व्यक्ति हंस पड़ा। मैं थोड़ा जलन महसूस कर रहा हूँ। तुमने आज शानदार काम किया। तुम्हारी क्षमताएं कमजोर स्वॉर्म के खिलाफ शहर की रक्षा के लिए बिल्कुल सही हैं। कभी वापस आओ और पे हम पर। डैनियल हंसते हुए आया। इतने छोटे छात्रों को शराब मत पिलाओ। उसने स्थानीय निवासी को फटकार लगाई। अरे, तुम शहर वाले बहुत कड़े हो। यहाँ ग्रामीण इलाके में हम जितना चल सकते हैं, नाश्ते के साथ बियर पीना शुरू कर देते हैं। काल हंसा। पानी पीने योग्य नहीं था, इसलिए बियर तैयार पीने के लिए थी। उसके परिवार ने भी यही किया था, हालांकि उन्होंने बच्चों के लिए सस्ती बियर में महंगे पानी मिलाया था। फिर भी, हम लंबे घास के इलाके में जा रहे हैं, इसलिए आज सुबह कोई पीना नहीं, भले ही नाश्ते के साथ मुफ्त बियर हो। डैनियल ने भौहें चढ़ाते हुए चेताया। समझ गया बॉस। राक्षस शिकार से पहले कोई शराब नहीं। कुछ मिनट लगे जब तक चीजें शांत नहीं हुई और स्टाफ मोटल के पास रेस्टोरेंट लौट आया। गर्म कॉफी पॉट में थी और 4 एजेंट इससे खुश थे जब तक कि कुक ऑर्डर लेने नहीं आया। एलिस ने दिन की योजनाओं के बारे में सबसे पहले बात की। जैसा कि हम सभी को याद दिलाया गया है, दक्षिण क्षेत्र सुरक्षित नहीं है और ये लोगों की तुलना में राक्षसों का क्षेत्र है। इसलिए हमें सभ्यता से दूर जाने पर हर कदम पर सतर्क रहना होगा। पहला स्थान जहां मैं रुकना चाहती हूं वह नदी के पास है। मुझे नहीं पता कि काल को उसके संभावित साथी चुनने का कोई आभास होता है या ये हर बार सचेत निर्णय होगा, लेकिन नदी के किनारे विकल्पों की विविधता होनी चाहिए। अधिकांश राक्षसों को पीना पड़ता है, इसलिए वे वहां जाएंगे। उत्तम लक्ष्य होंगे स्टोन स्किन राइनो, गोल्डन डायर बेयर, जॉइंट क्रोकोलिस्क और आर्मर्ड एप। वे निश्चित रूप से काल के लिए अगला टैंक पाने की योजना बना रहे थे, लेकिन ये सभी अच्छे विकल्प थे। स्टोनस्किन राइनो पास के लक्ष्य पर कवच फैला सकता था, गोल्डन डायर बेयर में बेहद प्रभावशाली ताकत बढ़ाने की क्षमता थी, आर्मर्ड एप में भी कवच जादू था, और क्रोकोलिस्क मूलतः जीवित टैंक था। काल ने इसे अपनी सूची में सबसे नीचे रखा, क्योंकि उसमें कोई जन्मजात जादू नहीं था जिसे वह सीख सके, लेकिन मुकाबले की शक्ति में यह निश्चित रूप से शीर्ष के पास था। चूंकि मैंने हवाई बाज की ग्रैंड स्किल हासिल की है, मुझे लगता है कि कोई और जन्मजात स्किल भी पास हो सकती है।
इसलिए अच्छा कौशल चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सबसे मजबूत राक्षस चुनना। काल ने सुझाव दिया। हम थोड़ा आगे जाकर उसके लिए जॉइंट सेरो खोजने की कोशिश कर सकते हैं। डैनियल ने सुझाव दिया। तुम्हें लगता है कि कोई भी विशाल कवच वाली छिपकली जिसके राइनो सींग हों को पालतू बनाएगा? एलिस ने पूछा। योद्धा ने कंधे उचका दिए। यह शाकाहारी है, इसलिए खाना आसान है। यह विशाल है, कवचदार है, और इसमें रैपिड रीजनरेशन जन्मजात कौशल है। जब ये सक्रिय होगा, ये सबसे गंभीर चोटों से सेकंडों में ठीक हो जाएगा। ये कैसे उपयोगी नहीं होगा? जोडी मुस्कुराए। मुझे बस यह मजेदार लगेगा कि कोई छोटा हाथी आकार की प्राचीन छिपकली से लड़ने की कोशिश करता है। काल ने ऐसी प्रजाति के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन ये सुनने में भयानक लग रहा था। उनकी ड्राइव ने उन्हें घास के मैदान से बाहर और एक दलदली क्षेत्र की ओर ले जाया, जहां क्रोकोलिस्क पाया जा सकता था। उस क्षेत्र में अन्य जादुई राक्षस भी थे, जिन्हें हॉक के साथ मजबूत टीम बनाने के लिए सबसे संभावित नहीं माना गया था। कुछ सड़क के पास आने में भी हिचकिचा रहे थे। उदाहरण के लिए, एक विशाल सींग वाला जानवर जो उनके ट्रक के आकार के करीब था, लंबे पैरों और मोटी गर्दन वाला, जो दिखाता था कि ये विशाल सींग केवल शो के लिए नहीं थे। यह क्या है? काल ने फुसफुसाया जब वे इसके पास से गुजरे। साउदर्न मूज। ये जादुई राक्षस नहीं है, लेकिन अधिकांश कॉमन ग्रेड राक्षस इनके साथ नहीं उलझते। एलिस ने जवाब दिया। ये समझ में आता था, जानवर बहुत विशाल था। आगे कुछ छोटे जादुई जीव दिखाई दिए, और बाकी लोग काल की प्रतिक्रिया देखने के लिए सावधानी से नजर रख रहे थे, लेकिन काल केवल इस दृश्य में विस्मय में था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहले, यहाँ कहीं स्टोनस्किन राइनो का घोंसला होना चाहिए। ये सड़क से थोड़ी दूर है, इसलिए हमें इसे खोजने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। एक टीम आपके साथ जाएगी, दूसरी ट्रक की सुरक्षा के लिए रुकेगी ताकि हमें पैदल घर न जाना पड़े। डैनियल ने गंभीरता से बताया। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। काल ने सहमति जताई। मानचित्र के अनुसार उन्हें दलदली क्षेत्र के पास से गुजरना होगा, फिर वे नदी के पास वापस आएंगे, और वहीं उन्हें राइनो का घोंसला और कई अन्य शिकारी मिल सकते थे। रुको, ट्रक मत छोड़ो, लगता है कि हमें एक विकल्प जल्दी मिल गया है। एलिस ने आदेश दिया, और डैनियल ने अचानक, लेकिन चुपचाप, अपना दरवाजा बंद कर लिया। पेड़ों में एक विशाल फर वाला जीव दिखाई दिया, जिसके काले फर में सुनहरे धब्बे थे। ये वही गोल्डन डायरे बेयर था जिसके बारे में उन्हें बताया गया था, और इसके पास एक छोटा बच्चा था। समस्या ये थी कि वे दोनों साथ थे, और माता अपने छोटे बच्चे पर कड़ी नजर रख रही थी। इसका मतलब था कि वे इसके पास चुपके से नहीं जा सकते थे और ये देख नहीं सकते थे कि काल इसके साथ बंधन बना सकता है या नहीं। माँ कमांडर रैंक की है, और वह हमें देखकर प्रभावित नहीं दिख रही। हम थोड़ी आगे चलते हैं, जोडी ने सुझाव दिया। काल ने विकल्पों पर विचार किया। गोल्डन डायरे बेयर एक अच्छा टीम मेंबर हो सकता था, खासकर क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन लड़ाई में शामिल होने का जोखिम था। हमें अब पता है कि वे कहाँ हैं, हम बाद में वापस आ सकते हैं, शायद कुछ मांस लेकर, और देख सकते हैं कि क्या इससे उसकी मूड बेहतर होती है। डैनियल ने सहमति जताई, जबकि जोडी धीरे धीरे ड्राइव करने लगा, ताकि भालू यह महसूस करे कि वे खतरा नहीं है और अपने बच्चे की निगरानी पर वापस चले जाए। यह नदी से थोड़ी दूर है, लेकिन आगे कुछ जंगली विशाल छिपकली प्रजातियों के जीव बचे हैं। पश्चिम के प्रजनन फार्म के बाहर उनमें से अधिक नहीं बचे, लेकिन इनमें से कोई भी विकल्प योग्य हो सकता है। वे ड्रैगन नहीं हैं, लेकिन इनमें कुछ ड्रैक्स हैं, और लगभग हर प्रजाति में कोई ना कोई जन्मजात कौशल है। जोडी ने गंदी रास्ते पर मोड़ते हुए समझाया। वे 10 मिनट और ड्राइव किए, जब जोडी ने ट्रक रोक दिया और खुली जगह के दूसरी तरफ एक बड़े समूह की ओर इशारा किया। ये जानवर लगभग 2 मीटर ऊंचे थे, लेकिन उनके शरीर पर मोटे कवच के पैमाने और चौड़े सिर पर 3 सींग थे, जैसा कि सेरो वर्णित था। वे खुशी खुशी पौधों को खाते हुए दिखाई दिए, और हॉक भी खुश हुआ, क्योंकि ये केवल खतरे में ही आक्रामक होते थे। ये सेरो का एक उपसमूह है। ये उस आकार के नहीं हैं जिन्हें हम खोज रहे थे, और उनमें पूरी तरह से हीलिंग क्षमता नहीं है, लेकिन उनमें एक अनूठा नस्ली कौशल है। ये जानवर खुद को जादुई बिजली में ढक सकते हैं। वे इसे कवच और हथियार दोनों के रूप में उपयोग करते हैं। जोडी ने समझाया। घोंसलों में अंडे हैं, और वे जानवरों की तुलना में हमारे करीब हैं। क्या हमें थोड़ी यात्रा करनी चाहिए और एक अंडा लेने की कोशिश करनी चाहिए? डैनियल ने पूछा। काल ने सहमति दी कि ये उपयुक्त विकल्प दिख रहे थे। उनके शरीर पर मोटे कवच के पैमाने थे, 3 लंबे सींग और कवचयुक्त सिर भी था। मुझे दो, मैं सेकंडों में अंदर और बाहर आ जाऊंगा, हॉक ने सुझाव दिया। मैं हॉक भेजूंगा, काल ने दूसरों को सूचित किया और दरवाजा थोड़ा खोलकर पक्षी को बाहर बुलाया। हॉक पेड़ों के बीच से उड़ता हुआ अंडा ले गया, जिससे झुंड में चेतावनी फैल गई। काल ने उसे तुरंत बीस्ट स्पेस में वापस बुलाया। वह अंडे के अंदर जीवन महसूस कर सकता था, और यह बीस्ट स्पेस में स्थानांतरित हो गया, लेकिन यह अभी फू नहीं होने के लिए तैयार था। काल को इससे बंधन बनाने के लिए कुछ कम था। मुझे लगता है कि यह संभावना है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा, और मुझे नहीं पता कि क्या।
कार्ल ने दूसरों को बताया, जबकि जोडी ने फिर से ड्राइव शुरू किया। धीरे धीरे, जैसे कि पक्षी का इससे कोई लेना देना ना हो। फिर हम देखते रहेंगे। अंडे को पैडेड बैग में रखें, और अगर यह सबसे अच्छा विकल्प है तो हम इसे रखेंगे, एलिस ने समझाया। पालन स्पेस में, हॉक ने अपने पंख झटक दिए और कुछ अन्य सेकेंडरी स्पेस में चला गया। क्या तुम पर कुछ आया? कार्ल ने जिज्ञासु होकर पूछा। पता नहीं, क्या हुआ? हॉक ने पूछा। एक छोटा अंडा है, बहुत छोटा। कार्ल ने अंडे को देखा और बताया। वहां एक और छोटा अंडा भी है। मुझे लगता है कि यह हॉक पर था जब वह वापस आया। मुझे अभी नहीं पता कि यह क्या है, कार्ल ने दूसरों को बताया। क्या तुम इसे बाहर ला सकते हो, या इसे आसानी से हिलाना मुश्किल है? एलिस ने पूछा। ये बहुत नर्म लगता है, पक्षी के अंडे जैसा नहीं, लेकिन इसमें कुछ जीवित है, ये निश्चित है, कार्ल ने समझाया और फिर अंडे को पैडेड बैग में रखा। बाकी लोग इसे देखकर भयभीत हो गए और एलिस ने दरवाजा खोला। उस चीज को यहां से बाहर निकालो। यह एक ब्लडबैथ स्पाइडर का अंडा है।